Yes guys, good afternoon. See, today we are going to start new chapter in accounts, that is your journal. That is your journal. देखो जर्नल क्या है, ध्यान से सुनना. सो रहे हो तो जाग जाना, क्योंकि ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा. अगर आपको लॉजिकली अकाउंट सीखना है तो जर्नल एंट्रीज का सीखना बहुत ज़रूरी है. इसके बिना कुछ भी नहीं आता. अगर आगे चल के आपको कोई भी चैप्टर नहीं आएगा, आप जर्नल एंट्री बना दोगे ना तो आपको लॉजिक पता चल जाएगा. भले वहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं बनानी होगी आगे वाले चैप्टर्स में, तभी आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए अच्छे से. सी, जर्नल इज अ ओरिजिनल बुक. सबसे पहले याद रखना, इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल बुक. इट इज़ अ बेसिक बुक, इट इज़ अ प्राइमरी बुक, इट इज़ अ फंडामेंटल बुक, इट इज़ अ ओरिजिनल बुक. देखो, आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर छोटा मोटा दुकान है, काफ़ी बार जैसे पहले आपने देखा होगा कभी कि आप कोई छोटा मोटा दुकान है तो पहले क्या करता है, अगर वो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक रफ बुक में लिख देगा. आजकल तो चलो हम डायरेक्टली ओरिजिनल बुक बना देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि काफ़ी बार हम भाई सिस्टमेटिक बाद में करेंगे, अकाउंट्स लिखेंगे, पहले हम लोग एक रफ बुक में लिख दे रहे हैं. और उस रफ बुक में से जब आप ट्रांजैक्शंस डेट के ऑर्डर्स में आप एक पर्टिकुलर बुक में जब पहली बार लिख रहे हो, उस बुक को जर्नल कहा जाता है. सी, जर्नल इज अ बुक, जर्नल इज अ ओरिजिनल बुक, इट इज़ अ बेसिक बुक. ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल बुक, इट इज़ अ प्राइमरी बुक. और ये वो बुक है जहाँ पे पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं. आप बोलोगे सर पहली बार तो रफ बुक में किए गए ना, लेकिन उस रफ को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं किया है. हमने जस्ट एक, क्योंकि हमारी दुकान पे दिन भर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो हम भूल ना जाए, इसलिए हमने खाली नोट डाउन कर दिया रफली. ठीक है, रफली हमने नोट डाउन कर लिया. वो सिस्टमेटिकली डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग या रूल्स को अप्लाई करके हमने वो अकाउंट्स बनाए नहीं है. जो पहली बुक है जिसमें हम रूल्स अप्लाई करके ड्यूअल इफेक्ट देते हैं, ठीक है, ड्यूअल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रूल्स को अप्लाई करके, जो पहली बुक है जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस ऑर्डर ऑफ डेट्स में लिखा जाता है. ठीक है, डेट्स के ऑर्डर में लिखा जाता है. इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ डेट्स, मतलब ऑर्डर ऑफ डेट्स में लिखा जाता है. आप आगे पीछे नहीं कर सकते. 5 तारीख वाला ट्रांजैक्शन पहले लिख रहे हो और 1 तारीख वाला बाद में लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा पे. तो वो ऑर्डर ऑफ डेट्स में होना चाहिए, डेट्स के ऑर्डर में होना चाहिए. जो पहली बार आप जिस बुक के अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस सिस्टमेटिकली रूल्स को अप्लाई करके, रूल्स हमारे जब भी बोले जाएं तो वो 3 ही रूल होते हैं भाई, रियल, नॉमिनल, पर्सनल. ठीक है, वो 3 रूल्स के अलावा और कोई रूल बोला नहीं जाता है. यहाँ रूल्स की बात, जब मैथ्स में जैसे आइडेंटिटीज़ बोलते हैं तो आपको पता है आइडेंटिटीज़ वही क्या होती है, की होती है. वैसे ही अकाउंट्स के अंदर जो 3 रूल होते हैं वही रूल होते हैं. तो जब कभी रूल्स की बात हो रही है मतलब वही रूल्स की बात हो रही है, कोई भी स्टैंडर्ड में आप पहुंच जाओगे. समझ में आया? तो रूल्स को अप्लाई करते हुए हम सिस्टमेटिकली जिस बुक के अंदर पहली बार सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द हायरार्की ऑफ डेट्स, दैट बुक इज कॉल्ड अ journal. So journal is a fundamental book, it is a original book, it is a main book, it is a primary book. समझ में आया? ये जर्नल है. अब जर्नल तो ठीक है, बुक का नाम है, ठीक है, उसके अंदर जो एंट्री, उसके अंदर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल के अंदर जो रिकॉर्डिंग करते हैं, उस एंट्री को जर्नल एंट्रीज कहा जाता है. हाल फिलहाल आप नए नए हो तो आप टैग लगाते हो हमेशा, हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं. लेकिन आगे चल के हम जर्नल आगे से वर्ड हटा देते हैं, खाली है तो वो जर्नल एंट्री है, लेकिन जर्नल एंट्री को हम लोग एंट्री बोलते हैं. इसकी एंट्री बता, चल तो इसकी एंट्री बता, तो पूछोगे सर जर्नल एंट्री बताऊं? भाई एंट्री मतलब जर्नल एंट्री ही होती है. समझ में आया? तो इस बुक को जर्नल कहा जाता है. और इस बुक के अंदर जो हम रूल्स को अप्लाई करके, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करके जो हम एंट्री कर रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दैट एंट्री इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री. समझ में आया? दैट इज अ जर्नल एंट्री. और यहाँ पे फुल ऑफ लॉजिक सब कुछ हो जाएगा आपका, सब कुछ फुल ऑफ लॉजिक होगा. देखो यहाँ पे 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं. पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो होलसेलर्स हैं वो रिटेलर को हमेशा एमआरपी से कम भाव में प्रोडक्ट देते हैं. रिटेलर मतलब दुकान वाले, जो नॉर्मली दुकान वाले हैं. तो जो होलसेलर है या प्रोड्यूसर्स हैं वो एमआरपी से कम भाव में, फॉर एग्जांपल कि भाई 40 रुपये की चीज़ है तो वो 30 रुपये में रिटेलर को दे रहे हैं, ताकि रिटेलर उसको महंगा बेच के प्रॉफिट कमा सके. तो रिटेलर को जो प्रोड्यूसर या होलसेलर से जो डिस्काउंट मिला है ताकि वो कमा सके, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड अ
ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट हर ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होता है, ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, सब पे अप्लाई होता है। दूसरा डिस्काउंट है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ कैश ट्रांजैक्शन। अगर आपका ट्रांजैक्शन कैश हुआ तो कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा, नहीं तो कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। शर्मा जी शर्माइए मत, यहाँ पे ध्यान दो। क्या चप्पल में ध्यान दे रहा है? यहाँ पे ध्यान दे। क्या बोला मैंने? ये दरवाज़ा खोल दूंगा, बाहर जा सकता है। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कैश ट्रांजैक्शन। ये स्टेटमेंट याद रखो, अप्लाई कैसे होगा सब में आपको पता चल जाएगा। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, देखो ट्रेड डिस्काउंट जब अप्लाई होता है आपको चेक नहीं करना है कि ट्रांजैक्शन कौन सा है, कैश है या क्रेडिट है, ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा अपने आप। लेकिन कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर ही अप्लाई होगा। मतलब कैश जब आ रहा है और कैश जब जा रहा है तो ही कैश डिस्काउंट अप्लाई होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू क्रीशा। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2,000। हम कौन? हम बिजनेस। हम कौन? हम बिजनेस। बिजनेस ने क्रीशा को 10,000 के गुड्स उधार में बेचे, क्योंकि नाम आ गया, क्रीशा आ गया, कैश वैश नहीं लिखा हुआ है। 10,000 का मतलब कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता, 10,000 खाली इंफॉर्मेशन है कि 10,000 के गुड्स मैंने किसको बेचे? क्रीशा को। नाम आ गया सामने वाले का तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और मैंने ऐसे बोला सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू क्रीशा एट 10% कैश डिस्काउंट। भैया ट्रांजैक्शन आपका क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, भले लिखा हुआ है। समझ में आया? लेकिन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 दैट्स ऑल एट 10% कैश डिस्काउंट। किसको बेचा पता नहीं, मतलब कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सामने वाले का नाम नहीं है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। जितना कैश आ रहा है और जितना कैश जा रहा है उस पे कैश डिस्काउंट अप्लाई होता है। समझ में आया? कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का खाली ये मतलब नहीं होता है कि आपने कुछ चीज़ बेची है, कुछ चीज़ खरीदी है कैश में, तो भी कैश ट्रांजैक्शन है। कैश का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऑन द स्पॉट कैश का एक्सचेंज होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी होता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट उस समय कैश या चेक का अगर व्यवहार हो रहा है, आ या जा रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है, या आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो या चेक के थ्रू पैसा आ रहा है, तो कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में चेक भी आ जाता है, उधार वाला ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ ना चेक वाला, ठीक है, तो उसमें चेक भी आ जाता है। समझ में आया? क्लियर है? देखो इसका फॉर्मेट देखो, इसका फॉर्मेट देखो कैसे बनता है, और ये पूरे पेज का आपको बनाना होता है और फिर एक से दूसरे पेज पे भी जाता है अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन है तो। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका डेट या फिर सीरियल नंबर, अगर मंथ अवेलेबल नहीं है तो 1 2 3 लिखोगे। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, डेट जो है, जो आपका डेट वाला कॉलम है उतनी जगह ही छूटनी चाहिए। पर्टिकुलर्स के लिए सबसे ज़्यादा जगह छोड़ने की, तो पहले पर्टिकुलर्स नहीं बनाने का और पूरे पेज का आपको फॉर्मेट बनाने का। लास्ट से पहले, लास्ट से आप स्टार्ट करो, वहाँ से 2 कॉलम बनेंगे अमाउंट के। ठीक है, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, और वो कितने साइज़ का बनाने का? जो डेट का कॉलम होता है ना उतने साइज़ का। किसी किसी बुक में डेट का कॉलम काफ़ी छोटा होता है तो उतना भी नहीं, जो नॉर्मल होता है, जैसे इस नोटबुक में है देखो काफ़ी है, डेट का जो कॉलम आपको दिख रहा है उतना ही अमाउंट का आपको बनाने का। तो पीछे से आपको, पहले पीछे से स्टार्ट करने का, आपको क्या आ गया? डेबिट रुपीस एंड दिस इज क्रेडिट रुपीस एंड दिस इज पर्टिकुलर्स, और ये है आपका लेजर फोलियो, लेजर एलिफ। इसका कोई काम नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में इसी का सबसे ज़्यादा रोल होता है, लेकिन यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता, कोई नंबर ही नहीं आता। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। किसका पेज नंबर? लेजर का पेज नंबर। लेकिन ये लेजर क्या होता है वो हमको नहीं पता है। लेजर भी एक बुक होती है जिसके अंदर बहुत
सारे अकाउंट्स बनते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त अगर मैं लेजर फोलियो आपको बताता भी हूँ, एक तो यूज़ नहीं हो रहा है, दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा कि लेजर फोलियो एक्चुअली क्या होता है। जब लेजर वाला चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे। हाल फिलहाल इतना समझ लो कि लेजर का एक पेज नंबर होता है। लेजर क्या है? बुक है। इट इज़ अ किंग ऑफ बुक्स बोला जाता है। जैसे जर्नल इज़ अ ओरिजिनल बुक, लेजर इज़ अ किंग ऑफ बुक्स। ठीक है, वही मेन होता है। आगे चल के जो 12th स्टैंडर्ड में आप करोगे वहाँ पे यूज़ होती है एक जर्नल एंट्री कहीं कहीं पे, और जर्नल एंट्री कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और दूसरा लेजर ही यूज़ होता है मेनली। पूरे 12th स्टैंडर्ड के अंदर आप लेजर ही लेजर ज़्यादा बनाते हो। ठीक है, तो वो चैप्टर अलग से आएगा। और ऊपर लिखा जाता है जर्नल ऑफ जो भी नाम दिया हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है सबसे अच्छा महीना जो होता है मार्च का। ठीक है, उससे ऊपर भी लिखा जाता है ईयर, फॉर एग्जांपल 2024, और मार्च दिया हुआ है तो मार्च, जो भी मंथ दिया हुआ आपको लिखने का। बार बार मार्च नहीं लिखने का, एक बार मार्च लिख के यहाँ पे नंबर 1 है तो 1, फिर 2, फिर 5। हर रोज़ ट्रांजैक्शन होंगे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और हर रोज़ ट्रांजैक्शन नहीं होंगे वो भी ज़रूरी नहीं है। जैसा उन्होंने जो डेट दिया हो वो लिखना है। डेट नहीं हो तो सीरियल नंबर जो दे रखे हैं, सीरियल नंबर हमेशा ऑर्डर में ही होंगे, और डेट होगा तो कोई भी डेट हो सकता है। ठीक है, 32, 35, हाँ मार्च 1 पहली तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, फिर 2, फिर 5। ठीक है, वैसे 32, 35 तो पहले तुम लोग यहाँ बोल रहे थे, डेट में 32, 35 कहाँ से आएगा? क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मेट है। अब हम सम स्टार्ट कर देते हैं। मैं फिर फॉर्मेट बना देता हूँ क्योंकि इतना छोटा फॉर्मेट नहीं चलेगा। आपको कुछ भी बनाना नहीं, यहाँ ध्यान दो। अब जो मेन तुम्हारा टाइम जाएगा वो जाएगा फॉर्मेट बनाने में। हाल फिलहाल मुझे नहीं पता है क्या है तो मैंने दोनों लिख दिया। जर्नल ऑफ देखो, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में ध्यान दो। सी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, जो भी ट्रांजेक्शंस, इन सबको क्या सेंटेंस, वेंस, टेंस, स्टेटमेंट ये सब नहीं बोलते हैं भाई, इंग्लिश ग्रामर नहीं कर रहे हैं अपने। इन सबको जो भी लिखा हुआ है ना उसको एक ही नाम बोला जाता है, दैट इज़ अ ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये लेन देन है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो बिजनेस के साथ लेन देन है, उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, राइट जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रांजल, तो जर्नल ऑफ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जो हम पहले पुराने कोर्स में लिखते थे वो अभी भी आप लिख सकते हो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। ठीक है, और अभी आजकल लिखा जाता है कि जर्नल ऑफ प्रांजल। अब यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, देखो मतलब सीरियल नंबर आएगा, कोई ईयर नहीं है, डेट नहीं है, तो जितने भी सीरियल नंबर तो ऑर्डर में ही होंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस ₹10,000 कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। इंट्रोड्यूस्ड का मतलब लाना, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है आपने इंट्रोड्यूस करवाया, वो इंट्रोड्यूस नहीं, मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे कैश का इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, कैश का इन्वेस्टमेंट हुआ है और बिजनेस चालू किया। कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना, कमेंस्ड का मतलब होता है, तो बिजनेस में 10,000 रुपए लेके आके, कैश लेके आके बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो बिजनेस को स्टार्ट तो एक ही आदमी करता है, कौन? मालिक। ठीक है, हम कौन? बिजनेस को एक ही बंदा स्टार्ट करता है, वो होता है मालिक। तो बिजनेस को जब स्टार्ट किया, स्टार्ट किसने किया होगा? ओनर ने। तो पैसा कौन लेके आया? ओनर लेके आया। तो हम कौन? अब ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। अब लॉजिक आपके चालू हो गए, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल भी गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको जो अभी अभी आपने सीखा वैसे कि आप 2 अकाउंट ढूंढते थे। ठीक है,
वो भी आप छोड़ दोगे तो, क्योंकि हमको थोड़ा सा अलग वे से ही जाना है। बिजनेस में क्या, देखो सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन में ना मैं ऐसा बोलता हूं, आप ये सोचो क्या आया क्या गया, कहीं ना कहीं आपको कुछ जवाब मिलेगा। क्या बिजनेस में कुछ आया, क्या बिजनेस से कुछ गया, ये भले ट्रांजैक्शन कोई भी हो ना, ये सोचो ही सोचो कि क्या आया क्या गया। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट किसने किया, मालिक ने। मालिक क्या लेके आया, मालिक कैश लेके आया 10,000। तो हम कौन, हम बिजनेस। मालिक कैश लेके आया, कहाँ लेके आया, तो बिजनेस क्या बोलेगा, क्या आया, क्या आया, कैश आया। जो भी चीज आती है बिजनेस उसको डेबिट करता है, याद रखना। जो भी चीज, भले रूल अप्लाई ना भी करो ना, जो भी चीज आती है वो डेबिट होता है, जो चीज जाती है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। चलो हम एकदम लॉजिक के साथ जाते हैं। कैश क्या है, एसेट्स। एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल रूल। रियल रूल क्या बोलता है, सो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब ध्यान देना लिखा कैसे जाता है, कैश अकाउंट डेबिट यहां लिखते हैं DR, पूरा नहीं लिखते, कॉर्नर में जाता है। और क्रेडिट को, क्रेडिट यहां पे लिखा नहीं जाता, उसको लिखा जाता है TO2। क्या लिखा जाता है क्रेडिट की जगह, और आपको हमेशा क्रेडिट यहां से स्टार्ट करने का, थोड़ी सी जब पैराग्राफ वाइज, ठीक है। जैसे पैराग्राफ कैसे थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आता है एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं लिखने का, ठीक है। तो कैश आया, फिर से हम आ जाते हैं, कैश आया, कैश कौन लेके आया, तो मालिक जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसे एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस में जो कुछ भी लेके आता है उसे हम क्या बोलते हैं। और वैसे भी देखो कैश आया तो कोई ना कोई देने वाला तो होगा ना। देखो एक चीज आई तो दूसरी चीज सोचने की, क्या कुछ गया, कुछ गया नहीं। कुछ आया की जगह कुछ गया होता तो सेटल हो जाता, लेकिन कुछ आया गया नहीं, मतलब आने जो आया उसको देने वाला कोई होगा, कौन है, मालिक। मालिक जब कुछ लेके आता है बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसे एक्सपैंड करने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारी क्या है, यहाँ पे क्या है, ओनर इज अ गिवर। वेन एवर ओनर इज गिवर, देखो एक ही डेफिनेशन नहीं है, वो स्टार्टिंग में मैंने समझाई थी, अब तरह तरह से रीजन दूंगा। वेन एवर ओनर इज गिवर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। लॉजिक मैंने आपको बताया है, क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, हम बिजनेस है, मालिक कोई और है, उससे हमें कर्जा मिल रहा है, कर्जा मिल रहा है तो वो कर्जा देने वाला है, ठीक है, सिर्फ वो ओनर है, बस उतना ही है। ओनर भी एक पर्सन ही होता है, जैसे आप दूसरे किसी से कर्जा लेते तो आपकी लायबिलिटी होती, तो ओनर भी हाल फिलहाल तो आपके लिए दूसरा बंदा ही है ना, तो वो आपकी लायबिलिटी है, कर्जा है, लेकिन इस कर्जे का नाम हमने कैपिटल रखा है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, वेन एवर ओनर इज अ गिवर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट, और आपको रूल्स के हिसाब से जाना है तब भी आप जा सकते हो, ठीक है, कि ओनर इज अ पर्सन, अप्लाई द पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओनर इज अ गिवर सो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन रूल से अच्छा है ये ज़्यादा समझना है आपको कि वो हमारी लायबिलिटी है। और एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, अब समझो ये नया, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। एसेट्स हमेशा, जब एसेट्स क्रिएट हो रही है, बन रही है या इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट ही करेंगे, क्योंकि एक्चुअली एसेट्स को डेबिट किया जाता है। और लायबिलिटी जब बन रही है, क्रिएट हो रही है या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। इनका उल्टा कब होता है, जब ये कैंसिल होते हैं, एसेट्स कैंसिल हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी कैंसिल हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। एक्चुअली लायबिलिटी, पहले एक चीज़ याद रखो, एक्चुअली एसेट्स डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। समझ में आया। तो कैश कितना आया 10,000, तो ये 10,000 डेबिट में लिखोगे। और लायबिलिटी कितने की क्रिएट हुई, क्योंकि भैया जो कैश आया ना वो कमाया नहीं है, उधार लिया है, सामने वाला मांगता है, और सामने वाला कौन है, पर्सन, लेकिन कौन पर्सन, ओनर है, तो ओनर जब मांगता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ लायबिलिटी बट अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द ओनर, स्पेशल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एन ओनर, क्योंकि वो ओनर है भाई, इसलिए उसका नाम कैपिटल रखा है, सिर्फ लायबिलिटी नहीं बोलते उसको। समझ में आया। और यहाँ पे एक रेफरेंस लिखा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग पहले बोलते थे नरेशन, पहले की बुक्स में बोला जाता था नरेशन। नरेशन मतलब क्या, ये इस एंट्री के अंदर क्या हुआ वो नरेट करता है और डिटेल में बताता है, ठीक है। आगे चल के आपको उस एंट्री का डिटेल चाहिए हो तो उस रेफरेंस से पता चलता है, जिसको हम लोग पहले बोलते थे नरेशन, आजकल की बुक्स में लिखा हुआ है रेफरेंस। और वो हमेशा चालू होता है बीइंग से, किससे, ये खाली लिखना होता है बस।
और आपको कुछ समझ में ना आए ना तो जो ट्रांजैक्शन है ना, क्वेश्चन है ना, वो पूरा कॉपी कर देना, क्योंकि हमको खाली ये पता करना है कि इस एंट्री के अंदर हमने किया क्या। तो बीइंग कैश कम्स इन द बिजनेस, ठीक है, बीइंग कैश कम्स इन, या बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ठीक है, और उसको लाने वाला तो ओनर ही होता है। तो भाई ओनर लिखो ना लिखो चलेगा, इसको शॉर्ट में लिखना होता है खाली, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं वैसे, लेकिन नहीं लिखा होगा तो ध्यान तो जाएगा, ठीक है। और अब मैंने क्या बोला, आपको ना समझ में आए तो पूरा ट्रांजैक्शन कॉपी कर देना, क्योंकि वही मतलब है। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस्ड ऑन कैश। हमने कैश में 5,000 के गुड्स परचेज किए, हमने कैश परचेज किया, लेकिन जब कैश परचेज लिखा होता है ना, उसका मतलब भी वही होता है गुड्स परचेज करना। आपको वो बता दूँ, काफ़ी बार लिखा होगा कैश परचेज ₹5,000, उसका मतलब होता है कैश में गुड्स को परचेज किया, ठीक है। 5,000 के गुड्स हमने कैश में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने गुड्स परचेज किए, ठीक है। गुड्स परचेज किए तो गुड्स जा रहे हैं ना, नहीं सर, तो गुड्स आएंगे कैसे, कहाँ से आया, हमने गुड्स परचेज किए, तो गुड्स आने का रीजन क्या है, स्वयं परचेज किया, गुड्स का रीजन लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। तो गुड्स क्या है, गुड्स है, गुड्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल रूल। रियल रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है तो उसको डेबिट करो। दूसरी बात मैंने आपको बोला कि रूल को अप्लाई ना भी करो, मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ आती है उसको, तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, लेकिन गुड्स आने का रीजन, और थोड़ी इज्जत देने का भी, परचेजेस लिखा जाता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये रहा डेबिट। आपने क्या किया, आपने कैश में परचेज किया, राइट, तो कैश जा रहा है। अगेन कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। लॉजिक ये है, ये तो रूल था। रूल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंट्री में अटकोगे जहाँ पे रूल प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता। लॉजिक ये है कि कैश आपकी एसेट्स है, एसेट्स जा रही है तो एसेट्स घटेगी, एसेट्स घटेगी तो एसेट्स को क्रेडिट किया जाएगा। जो मैंने बोला कि एसेट्स जनरली क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन जब वो क्रिएट होती है या इंक्रीज होती है, लेकिन एसेट्स कम हो रही है। और दूसरा तीसरा रीज़न मैंने क्या बोला, जो भी बिजनेस से जाता है उसको क्या करते हैं, तो क्या जा रहा है, कैश। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। ये 5,000, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रंजन। ऑन क्रेडिट लिखा ही हुआ है, नहीं भी लिखा होता तब भी वो क्रेडिट ही होता। ऑन क्रेडिट लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आप ढूंढने का नाम है कि नहीं है, सिर्फ नाम है कि नहीं है। तो सिर्फ नाम है, नाम के साथ कैश वगैरह लिखा कुछ नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। हमने कितने के गुड्स, हमने 8,000 के गुड्स राजन को बेचे, नॉट रंजन, सॉरी परचेज किए, ठीक है। हमने राजन से 8,000 के गुड्स परचेज किए। देखो आप कैश में परचेज करो या आप उधार में परचेज करो, इसकी स्टेशनरी की दुकान है, मैंने मार्कर कैश में परचेज किया तभी मार्कर आना है, मैंने उधार पे परचेज किया तभी मार्कर अभी आना ही है, तो गुड्स तो आएंगे ही। आपने गुड्स परचेज किए तो पहले गुड्स आ रहा है, गुड्स आने का रीज़न परचेज, ठीक है। जो भी चीज़ आती है उसको हम डेबिट करेंगे, रूल के हिसाब से जाना है तो गुड्स पे रियल रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, लेकिन अब पैसा नहीं जा रहा क्योंकि आपने उधार पे लिया, ठीक है, आपने उधार पे लिया। जब कभी कोई भी चीज़ आप उधार पे लेते हो तो सामने वाला बंदा आपसे पैसा मांगता है, बराबर। आपने पहले जो भी समझा या नहीं समझा, अभी समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। अकाउंट्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। मैंने आपसे पूछा अगर मैं ये चीज़ इससे उधार पे ले रहा हूँ तो सामने वाला बंदा आपसे पैसा मांगता है ना। अब ये डेफिनेशन याद रख लो, सामने वाला बंदा, इंसान हो या दुकान हो या जो भी हो, सामने वाला बंदा आपसे पैसा मांगे तो सामने वाला बंदा हमारा क्रेडिटर है। सामने वाला बंदा हमसे पैसा मांगे तो सामने वाला बंदा हमारा क्रेडिटर है। समझ में आया। तो क्रेडिटर का नाम है राजन, ठीक है। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। अगेन लायबिलिटी एक ही नहीं होती, बहुत सारी लायबिलिटी होती है। जो भी आपसे मांगता है वो आपका कर्जा है ना। मैंने उधार पे लिया 8,000 के गुड्स, मैंने 8,000 के गुड्स उधार पे लिए तो सामने वाला बंदा पैसा मांगता है। चलो सामने वाला बंदा जो है वो क्रेडिटर है, लेकिन मेरा तो कर्जा है
मेरे सिर पे कर्जा है, कर्जे को एक ही चीज बोलते हैं, लायबिलिटी। ठीक है, ये भी एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एसेट्स को डेबिट किया जाता है, लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। डेटर क्या है पता है, डेटर एसेट्स होता है, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, क्रेडिट, और ऐसे भी याद रखो, डेटर डेबिट होता है, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, लेकिन ये सब रट्टा है, वो साइड में याद रखो ताकि आपको सपोर्ट करेगा आपके लॉजिक को। डेटर डेबिट होता है, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, एसेट्स डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, साइड के लिए। दिस इज रट्टा, वो आपके लॉजिक को कंफर्म करेगा। काफ़ी बार आपको अगर लॉजिक के साथ कंफ्यूजन हो रहा है तो वो आपको याद दिलाएगा, हाँ तू सही जा रहा है भाई। समझ में आया? तो यहाँ पे सामने वाला बंदा कौन बना, सामने वाला बंदा हमारा क्रेडिटर बना। क्रेडिटर मतलब पैसा मांगने वाला, तो हमारे लिए तो वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। और आप रूल्स के हिसाब से भी जा सकते हो, जो पहले जा रहे थे। राजन कौन है, पर्सन है, पर्सन पे पर्सनल रूल अप्लाई करो, राजन इज गिवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा, याद रखना, इसलिए लॉजिक हमको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू राजन, राजहंस अकाउंट नहीं, राजहंस अकाउंट। ठीक है, पिक्चर देखने चले जाओगे फिर। ये 8000 क्लियर, गुड्स आ गए 8000 के, और सामने वाला बंदा पैसा मांगता है, तो सामने वाला बंदा कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, कर्जा। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन फॉर डोनेशन। यहाँ पे चैरिटी और डोनेशन दोनों वर्ड चलेंगे। ठीक है, चैरिटी का मतलब ही डोनेशन होता है, आप चैरिटी वर्ड यूज कर सकते हो। तो आप क्या दे रहे हो, आप गुड्स दे रहे हो, कितने के, 2000 के। 2000 का डोनेशन दिया आपने, ठीक है, तो पैसा जा रहा है ना, गुड्स जा रहे हैं भाई। धान जब आप देते हो, डोनेशन मतलब दान, दान में हमेशा पैसा ही देते हो, ज़रूरी नहीं है ना। क्या जा रहे हैं, 2000 के गुड्स जा रहे हैं, क्योंकि आपको अमाउंट तो मेंशन करना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या जा रहा है, डोनेशन। आप कर रहे डोनेशन हो, लेकिन डोनेशन की वजह से जा क्या रहा है, गुड्स जा रहे हैं डोनेशन की वजह से। तो डोनेशन आपका क्या है, एक्सपेंस, लॉस नहीं है, आपकी मर्जी से आप दे रहे हो। ठीक है, डोनेशन एक्सपेंस है। एक्सपेंस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, देखो जहाँ पे इनकम एक्सपेंस की बात होती है ना, वहाँ पे लॉजिक नहीं आता, वहाँ पे रूल ही अप्लाई होगा। जहाँ पे इनकम एक्सपेंस की बात आती है वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, आपको रूल ही अप्लाई करना है। एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, नॉमिनल। नॉमिनल रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपका एक्सपेंस या लॉस हो तो डेबिट करो, तो खर्चे का नाम क्या है, डोनेशन। भाई अब तक हम क्या समझते थे, या आम इंसान से पूछोगे, बोले क्या किया, डोनेशन किया। भाई क्या किया, बोले डोनेशन किया। तो डोनेशन खर्चा है। ठीक है, आम इंसान के लिए खर्चा क्या है, जो पैसा जा रहा है ना वो खर्चा है, वो तो कैश जा रहा है। खर्चा क्या है, तुम आम इंसान से पूछोगे क्या किया, डोनेशन किया, खर्चा हो गया। ठीक है, लेकिन खर्चा वो किसको बोलता है पता है, कैश को। अकाउंट्स कैश को खर्चा नहीं बोल रहा है, अकाउंट्स डोनेशन को खर्चा बोल रहा है। डोनेशन की वजह से क्या गया, कैश गया। यहाँ पे डोनेशन की वजह से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। अभी कल परसों ही अपन ने डिस्कस किया था, क्या हम सेल कर रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं ना। जब जब गुड्स जाएंगे तो पहले यही पॉइंट आनी है, क्या हम सेल कर रहे हैं, हाँ बोल रही है को, वैसे यॉर्निंग आ रही है, हम सेल कर रहे हैं। डोनेशन दिया, दान दिया, अनाथ आश्रम में कहीं पे भी आप दान देते हो, आप बेच रहे हो वहाँ पे चीज़ें, तो हाँ कैसे बोल रहे हो। ठीक है, डोनेशन किया है, क्या हमने सेल किया, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या सेल किया अपन ने, गुड सेल किए, लिखा हुआ है सोल्ड, सेल किया। क्या परचेज रिटर्न किया, ना गुड्स सेल किए हैं ना गुड्स परचेज रिटर्न किया है। इसके अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। गुड्स की बात आए जब कभी कि गुड्स जा रहे हैं, तो पहले आपको चेक करने का, क्या सेल किया, हाँ तो सेल लिख देने का, 2 सेल्स। क्या आपने परचेज रिटर्न किया, खरीदे हुए गुड्स वापस जा रहे हैं, हाँ तो लिख दो 2 परचेज रिटर्न। ये 2 रीजन हो तो नाम वही आते हैं, सेल हुआ तो सेल होता है, परचेज रिटर्न हो तो परचेज रिटर्न होता है। लेकिन इन दोनों के अलावा गुड्स जाने का कोई भी रीजन हो, ठीक है, तो आपका स्टॉक कम हो रहा है। देखो आप बोलोगे सर सेल में भी तो स्टॉक कम ही होता है ना,
भाई सेल आपने बेचे तो आपका गुड्स का स्टॉक, लेकिन जब सेल करते हैं तो रीजन में सेल ही लिखा जाता है। ठीक है, परचेज रिटर्न, आप खरीदे हुए गुड्स जो आपने खरीदे थे उसमें से कुछ गुड्स आपने वापस दे दिए, तभी भी तो गुड्स का स्टॉक आपका, लेकिन रीजन वही लिखा जाता है परचेज रिटर्न। इन दोनों के अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं, इन दोनों के अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तब भी गुड्स का स्टॉक तो कम होगा, लेकिन रीजन आता है परचेज अकाउंट क्रेडिट। रीजन आता है, कैसे नहीं, वही तो बता रहा हूं तुमको, वही बता रहा हूं कि कैसे। परचेज अकाउंट क्रेडिट का मतलब तुम्हें याद रखना है। तुम हर चीज में बोलोगे ऐसे कैसे होता है, तो अकाउंट सीख रहे हो तुम, जो होता है वो आपको बताया जा रहा है, आपको फॉलो करना है, उसका डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। परचेज अकाउंट क्रेडिट का मतलब गुड्स का स्टॉक, लेकिन आप बोलोगे सर सेल में भी तो गुड्स का स्टॉक कम होता है, तो मैंने क्या बोला, इसलिए तो बोला सेल और परचेज रिटर्न हो तो वो लिखा जाएगा। सेल होगा तो सेल लिखा जाएगा, परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न लिखा जाएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। और परचेज अकाउंट क्रेडिट का मतलब होता है गुड्स का स्टॉक सेल और परचेज रिटर्न के अलावा कम हो रहा है। ऐसे क्यों कर रही है? ठीक है, सेल और परचेज रिटर्न में भी गुड्स का स्टॉक कम होता है, लेकिन जब सेल और परचेज रिटर्न के अलावा गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है तो आप लिखोगे टू परचेज। टू परचेज मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, उसका मतलब स्टॉक कम हो रहा है। समझ में आया? सो टू परचेजेस। ठीक है, कितने के गुड्स? 2000 के। क्लियर? अच्छा, सब में नरेशन नहीं लिखी अपन ने यहाँ पे, वो बता देता हूँ बाद में। फिर देखो, गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3000। शिवानी को हमने ऑर्डर दिया कि गुड्स भिजवाना 3000 के। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने शिवानी को ऑर्डर दिया कि 3000 के गुड्स भिजवाना। भाई शिवानी कोई और पर्सन है, हम उसको बोल रहे हैं कि 3000 के गुड्स भिजवाना। इसको बोल रहा हूँ गुड्स भिजवाना, भेज रही नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया है, अभी गुड्स आए नहीं हैं। अभी गुड्स आ रहे हैं तो आपको परचेज अकाउंट लिखना है। जो एंट्री किसकी होती है पता है? एंट्री उसकी होती है जो अभी हो रहा है। ऐसे तो तुम यहां पे भी बोलोगे सर राजन से फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना, तो मैं कैश लिख देता हूं। अभी क्या हो रहा है? शिवानी के पास जा रहे हैं। भाई जा रहे हैं, कहां डिस्पैच कर रही है? इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, ऑर्डर किया, हमने उसको ऑर्डर दिया है, क्लियरली लिखा हुआ है। शिवानी को अभी हमने क्या किया, ऑर्डर दिया कि तू 3000 के गुड्स डिस्पैच करना, और तुम बोल रहे हो कि वो डिस्पैच कर रही है। तो भाई डिस्पैच हो गए तो फिर तो मेरे पास ही आते, तो मेरे लिए परचेस हो जाता। गुड्स उसने भिजवाए भी नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा है, क्योंकि अगर ये भी लिखा होता कि वो गुड्स डिस्पैच कर रही है तो मेरे पास ही आने, क्योंकि ऑर्डर मैंने दिया था। यहाँ पे सिर्फ हमने ऑर्डर दिया है, यहाँ पे सिर्फ हमने न गुड्स आ रहे हैं न मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने इसको ऑर्डर दिया कि 10,000 के गुड्स भिजवाना, तो मैंने ऑर्डर दिया, अभी तक ना इसने गुड्स भिजवाए हैं ना मेरे यहाँ से कैश गया है, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। समझ में आया? उसकी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि तुम क्या करोगे, एंट्री में क्या लिखोगे बताओ। और ये ट्रांजेक्शन जो होता है ना, उधार वाला ट्रांजेक्शन होता है, वो भी आपको बता दूं। जब आप ऑर्डर किसी से आपको मिलता है या ऑर्डर किसी को आप दे रहे हो, ज़्यादातर वो ट्रांजेक्शन उधार वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, बराबर। तो तुम क्या बोलोगे कि मैंने ऑर्डर दिया तो वो मेरी क्रेडिटर बन गई। भाई गुड्स आई कहाँ है? जब तक गुड्स आए नहीं आपके पास तो आप क्रेडिटर कैसे बनाओगे सामने वाले को? आपके लिए आपकी बुक्स के अंदर आप क्रेडिटर बना भी देते हो, बोलोगे चलो चलो सर वो तो समझ लेंगे ना, समझना नहीं है यहाँ पे भाई। वो जब गुड्स आएंगे तो आपके लिए परचेस भी हो जाएगा और सामने वाला बंदा क्रेडिटर भी बन जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन उधार वाला ट्रांजैक्शन है। आपने सिर्फ क्या किया है, आपको हाल फिलहाल ऐसे ही याद रखना है, जब कभी आप किसी को ऑर्डर दो या आपको ऑर्डर मिले, इन दैट केस नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। समझ में आया? इट इज़ एन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन।
तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली समझ में आ रहा है ना आपको? चलो, शिवानी हैज डिस्पैच द गुड्स एज पर ऑर्डर। भाई आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना तो थोड़ा आगे पीछे भी देखना पड़ता है आपको, सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन को नहीं देखना पड़ता काफ़ी बार। ठीक है, उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन जितने भी है सबके सब आपको देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शिवानी अब आपको गुड्स डिस्पैच कर रही है, मतलब भेज रही है एज पर आर ऑर्डर, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो हमने उसको ऑर्डर कितने का दिया था, हमने उसको 3000 के गुड्स का ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो 3000 के गुड्स उसने डिस्पैच कर दिए, तो अब हमारे पास गुड्स, तो हमारे लिए क्या होगा, गुड्स आने का। भाई किसी को ऑर्डर दिया तो मेरे लिए तो परचेज होगा ना, उसके लिए क्या होगा वो आपको नहीं सोचना है। हमने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसने गुड्स भिजवाए शिवानी ने, तो मेरे पास गुड्स आ रहे हैं। गुड्स आने का रीजन क्या, मालिक नहीं लेके आ रहा है, हमने परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज गुड्स आने का रीजन क्या है, परचेज इज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या पैसा जा रहा है, नहीं, इस केस में पैसा जाता नहीं है, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्योंकि हमने शिवानी को जब ऑर्डर दिया था वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, हमने सिर्फ ऑर्डर दिया था, पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो शिवानी से गुड्स आए लेकिन पैसा नहीं। तो शिवानी मुझसे पैसा मांगती है, जब सामने वाला बंदा आपसे पैसा मांगता है तो सामने वाला बंदा क्रेडिटर बनता है। ठीक है, क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। रूल्स के हिसाब से जाओगे तो शिवानी इज अ गिवर। तो टू शिवानीज अकाउंट, समझ में आया? कितना, 3000। वो अमाउंट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, पिछले ट्रांजैक्शन से आपको देखना है। फिर इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान देना, यू हैव पेड, हु हैव पेड, बिजनेस हैज पेड, बिजनेस हैज पेड ₹2500 फॉर व्हाट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंसानों के लिए बना है, ओनर्स नहीं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंसान के लिए बना है। बिजनेस एक नॉन लिविंग पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सरकार ने उसको जिंदा बना दिया क्योंकि टैक्स मिलता है ना। ठीक है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन के लिए नहीं होता, उसके लिए जनरल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, सिर्फ इंसान जो ह्यूमन बीइंग के लिए लाइफ इंश्योरेंस बनाए। तो यहाँ पे 2500 रुपये हमने पे किए। किसने पे किए? आप बोलोगे सर कहाँ लिखा हुआ है हमने पे किए? यहाँ लिखा हुआ है, मतलब हमने पे किए। शर्मा जी नमकीन, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहा है, पूछूंगा मैं अभी। हम यहाँ लिखा हुआ है, मतलब 2500 रुपये हमने पे किए। हम कौन? लेकिन बिजनेस ने भले पे किए, किस चीज़ के पे किए? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए जो अमाउंट आप पे करते हो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड अ प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी से जो मैंने इंश्योरेंस लिया, तो इंश्योरेंस फोकट में नहीं मिलता, ऐसे तो सब लोग ले लेंगे। ठीक है, वो लेने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड अ प्रीमियम। तो आपने खर्चा किया। ठीक है भाई, लेकिन इंश्योरेंस आपने कहाँ लिया है? बिजनेस ने कहाँ लिया है? तो मालिक का इंश्योरेंस है। लाइफ वर्ड आ गया, लाइफ किसकी होती है? मालिक की। तो इंश्योरेंस किसका है? मालिक का। खर्चा किसका है? मालिक का। पे कौन कर रहा है? मालिक का खर्चा बिजनेस पे कर रहा है, मतलब मालिक की वजह से पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, दैट इज अ ड्रॉइंग्स। मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लेके जाए या मालिक की वजह से पैसा जा रहा है, दोनों ही ड्रॉइंग्स होता है, बिकॉज ओनर इज अ रिसीवर। ओनर इज अ रिसीवर। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहे होंगे, सर ये ओनर रिसीवर कैसे हुआ? सर क्योंकि आप बोल रहे हो आपने 2500 रुपये कंपनी को दिया, तो ओनर रिसीवर कैसे बोल रहे हो? लेकिन ड्राइंग्स में बोला तो यही जाता है, ओनर इज रिसीवर। ओनर इज अ रिसीवर ऑफ सर्विस। ओनर इज अ रिसीवर ऑफ, हमारी तरफ से एक सर्विस उसको मिल रही है। ठीक है, फैसिलिटी मिली, हमने उसका खर्चा पे किया है, तो दैट इज अ ड्राइंग्स। तो जैसे लाइफ वर्ड आप देख लो, ठीक है, कोई एक लाइफ को छोड़ के बाकी कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ना, तो बिजनेस का खर्चा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होगा क्योंकि बाकी का कोई इंश्योरेंस ओनर के लिए होगा नहीं, ओनर ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस ही बना है।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, ओनर का खर्चा कौन पे कर रहा है, तो ओनर रिसीवर है एक तरह से, ठीक है। तो आता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि देखो ओनर हमारे से कर्जा ले रहा है एक तरह से। आप बोलोगे सर ओनर हमसे कहाँ कर्जा ले रहा है, वो तो कंपनी को पे किया ना भाई, खर्चा किसका पे किया, इसका स्कूल का फीस अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मैं क्या स्कूल से पैसा लूंगा क्या, मैं तो इससे बंधा हुआ हूँ ना भाई, ये मेरी डेटर बनेगी। तो ड्राइंग्स में एक्चुअली क्या होता है, ओनर डेटर बनता है, जैसे कैपिटल में ओनर क्रेडिटर बनता है, क्योंकि हमने ओनर से, ये भी समझो अब कैपिटल के अंदर हम कर्जा ले रहे हैं ओनर से, किसी से भी कर्जा लेते हैं, सामने वाला पर्सन कौन बनता है, क्रेडिटर, ओनर भी क्रेडिटर ही है, लेकिन ओनर को क्रेडिटर बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा, उसके लिए स्पेशल नाम बना है कैपिटल। वैसे ही ओनर को डेटर भी नहीं बोलते, उसके लिए भी आपको स्पेशल नाम बना हुआ है, ठीक है, ड्राइंग्स, ठीक है, वैसे वो डेटर हुआ इस केस में। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे यहाँ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, सो कैश अकाउंट विल बी, समझ में आया, ओके। अब नरेशन में यहाँ पे आप लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राजन, ऑन क्रेडिट लिखना है तो लिख दो, बीइंग डोनेशन पेड, बीइंग कुछ नहीं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, फिर बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम शिवानी, बीइंग क्या पे किया आपने, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, दैट्स ऑल, या बीइंग इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ द, इट इज़ अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर पेड बाय द बिजनेस, आपको डिटेल में लिखना है, नहीं लिखना है तो बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, खत्म, समझ में आया, चलो।